भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर भी देखना चाहिए, वो हमसे पहले उदाहरण बने हैं परिवारवाद के। वो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। सर मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाए। तो क्या आज उनका क्या माना है? मोदी जी के आज जो झंडा अंतिम है उनका। ये निजी बातें क्यों कर रहे हैं? वहाँ सरकार किसकी आ रही किसकी नहीं आ रही है, ये बात करने के लिए कौन यहाँ वहाँ लाल किले की प्राचीर नहीं बनी है। देश में क्या करना चाहिए और देश का आगे कैसे बढ़ेगा, इसके लिए आज का भाषण होना चाहिए प्रधानमंत्री का। भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है, तो ये नतीजे आते हैं। प्रधानमंत्री
वो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। सर मणिपुर का प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य और वो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भारत के लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे। देश आज़ाद हुआ बड़ा कुर्बानी के बाद। आज़ादी के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए देश के लिए। और सभी शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद आज़ाद सब लोगों, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब अम्बेडकर, सभी लोगों को श्रद्धांजलि। भारतवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मोदी जी अगला बार आप हरा पाएंगे? नहीं पारा पाया। तो क्या आज उनका क्या माना है? हाँ, मोदी जी के आज जो झंडा अंतिम है उनका। आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग आए। चलिए हो गया भैया, चलिए तो ठीक। उन्होंने डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे अटैक किया है कि उन्होंने बताया है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स ने देश को बर्बाद कर दिया है। आप इस इल्जाम को कैसे देखते हैं कि एक ही फैमिली में सिमट के अटैक किए हुए अपने स्पीच में उन्होंने ये हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, जो भी चुनाव से जीत करके आते हैं वो राजनीति में रहते हैं। इसमें डायनेस्टी की क्या बात है? जो चुनाव जीत कर आते हैं वही है ना राजनीति में। उन्होंने एक और क्लेम किया है कि अगले साल भी वो दोबारा लाल किले से झंडा फहराएंगे और 5 साल का रिपोर्ट कार्ड अपने 5 साल में देंगे। ये एक कॉन्फिडेंस दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर से दोबारा आ रही है उनकी सरकार। आप कैसे देखते हैं इस ये निजी बातें क्यों कर रहे हैं? वहाँ सरकार किसकी आ रही किसकी नहीं आ रही है, ये बात करने के लिए कौन यहाँ वहाँ लाल किले की प्राचीर नहीं बनी है। देश में क्या करना चाहिए और देश का आगे कैसे बढ़ेगा, इसके लिए आज का भाषण होना चाहिए प्रधानमंत्री का। जो भारत की आबादी में 40 साल से नीचे वालों की संख्या बहुत है। अगर हमारी संख्या 40 साल से ज्यादा लोगों की है तो वहीं हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी बनती है कि इन नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार और सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे इनके सपने पूरे हो सकें। और लाल किले पे खड़े होकर के अगर किसी सरकार ने ये कहा हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो कम से कम उन सरकारों को पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि आज हम दोबारा वहीं 15 अगस्त पे खड़े हैं। क्या हमारे देश के गरीबों की, किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या करोड़ों नौजवानों को नौकरी मिल गई? और जो संतुलन बनाना चाहिए सरकार को, आज जिस तरीके से महंगाई है, खाने पीने की चीजों से लेकर के डीजल पेट्रोल की, ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही और लोगों के हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं हुए तो हमारा देश कहां जा रहा है, इस पर सोचना होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस बार ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो 1000 वर्षों तक याद रखे जाएंगे। सरकारें और खासकर लाल किले से ये बात कही जाती है, लेकिन जो निर्णय हो वो मानवता को आगे बढ़ाने का हो। हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है, हमारे देश की जो सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम मानवतावादी लोग हैं। हम लोगों के बीच में भाईचारा, लोगों के बीच में एकजुटता, लोगों के बीच में गंगा जमुनी तहजीब। और हमेशा हम लोगों ने कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। और जो आज़ादी की लड़ाई चाहे 1857 की रही हो या 15 अगस्त को जो हमें आज़ादी मिली है, उसमें देशवासियों ने मिलकर के आज़ादी दिलाई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और सब लोगों ने मिलकर के कुर्बानी दी है, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति करके उन्होंने एक हमला किया है।
क्या फिर उन्होंने लाल किले से कह दिया? और अगर वो लाल किले से ये बात कह रहे हैं जो हमारा पत्रकार साथी कह रहा है कि परिवारवादी वाली बात, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर भी देखना चाहिए। वो हमसे पहले उदाहरण बने हैं परिवारवाद के, हम लोग तो बाद में उदाहरण बने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। हमसे पहले परिवारवाद अगर किसी ने अपनाया है तो बीजेपी ने, और उन्होंने खुद। 15 अगस्त हिंदुस्तान के लोगों के लिए सबसे खुशी का दिन है, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्यौहार है। मैं तो दिल्ली में जब आया था आज से लगभग 31-32 साल पहले संसद सदस्य बनकर, तब से लेके अब तक देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जो उत्साह और जिस तरीके से 15 अगस्त मनाया जाता था उसमें कमी आई है। पहले हुआ ये करता था कि एक सप्ताह पहले से ही लगने लगता था कि कोई त्यौहार आने वाला है, हर तरफ 15 अगस्त की धूम होती थी। अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें लग ही नहीं रहा है कि कोई त्यौहार है जी। कुछ नहीं, मार कल 15 अगस्त है, कोई चहल पहल नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं है नहीं, लेकिन जिस उत्साह से मनाया जाना चाहिए उसी उत्साह से 15 अगस्त लग नहीं रहा। लोगों में उत्साह होना चाहिए। ये हिंदुस्तान के लोगों में और ख़ास तौर से जो नौजवान हैं, पिछला इतिहास पढ़ते हैं तो उनके धमनियों में खून के प्रवाह को तेज करने का काम करता है, लेकिन उसको बहुत सामान्य तरीके से मनाया जाए ये उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार की सारी ताकत, सारा फोकस G20 पर है। आप सब जानते हैं G20 क्या है। एक साल के लिए टर्न बाई टर्न, बारी बारी से जो भी मेंबर हैं उसके अध्यक्ष बनते हैं। कोई एक हमारा कोई उपलब्धि तो है नहीं, तो आप 15 अगस्त को साइडलाइन एक तरीके से करके या उसको नज़रअंदाज करके या उसमें कोई इंटरेस्ट जैसे नहीं रह गया है किसी का, और सारी चीज़ें G20 के लिए की जाए, ये भी उचित नहीं लगती। आप करिए उसको, आपके मेहमान देश आएंगे, उनका स्वागत कीजिए, जितना कर सकते हो करिए, लेकिन 15 अगस्त तो नंबर 1 पर रहना ही चाहिए सबके मन में जी। वैसा अब लग नहीं रहा है। प्रधानमंत्री तो ऐसे ही चलता आ रहा है तिरंगा, वो तो सब आदमी चलाते हैं। ऐसा कौन सा, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे सत्ता पार्टी हो, तिरंगा तो लगाते ही, हर घर पे तिरंगा फहराते हैं, हर जगह लोग 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे। जाने कब से फहरा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं जी। एक सवाल कपिल सिब्बल कह रहे हैं, वैसे ये कहते हैं बीजेपी औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करेंगे, लेकिन ये जो कानून इस तरीके से ला रहे हैं वो किसका बना रहे हैं? देखिए, जब जनता ने एक बार नहीं दिल्ली में कई बार आपको भारी बहुमत से जिताया है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लगभग शून्य पर पहुंचा दिया, तो लोगों के मन में तो यही है कि बिल लाकर ये लोग जनता की जो आकांक्षा है उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। जब जनता ने उनको भेजा है तो उनको शासन करने दीजिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि जो जनता ने चुन के भेजा है वो राज्य करे। हिंदुस्तान में मोदी जी कर रहे, राज्य नहीं कर रहे, कौन हस्तक्षेप कर रहा है? वो है जनता की आकांक्षा है, जनता की इच्छा है, पब्लिक बिल है ये कि वो शासन करें, वो कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ने छोटे से उसमें जो फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत अगर केजरीवाल जी को शासन करने का मौका दिया है, वो भी इतना स्पष्ट, इतना स्वयं केंद्र सरकार को नहीं, इससे ज़्यादा, फिर भी प्रॉक्सी से अपनी सरकार चलाएं, ये किसी के गले से नीचे उतरती नहीं। बीजेपी के भी ज़्यादा तो लोग मानते हैं कि गलत है, लेकिन कह नहीं सकते जी। एक सवाल, ये कहना उचित नहीं है, कांग्रेस ने नहीं किया। हिंदुस्तान को आधुनिकता की रास्ते पर ले जाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। चाहे वो डैम हो बड़े बड़े, भाखड़ा नांगल जैसे, भिलाई जैसा स्टील प्लांट हो, IITs हों, IIMs हों, एम्स हों, ये किसके बनाए हुए हैं? जवाहरलाल जी की। तो ये कहना गलत है। हाँ, ये है कि
तब हमारे पास संसाधन नहीं थे उतने। उन सीमित संसाधनों में भी जो कांग्रेस ने किया वो बहुत अच्छा था। उसी की नींव पर तो आगे ईंट रख रहे जो भी रख रहे। हमसे पहले परिवारवाद अगर किसी ने अपनाया है तो बीजेपी ने, और उन्होंने खुद। 15 अगस्त हिंदुस्तान के लोगों के लिए सबसे खुशी का दिन है, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्यौहार है। मैं तो दिल्ली में जब आया था आज से लगभग 31-32 साल पहले संसद सदस्य बनकर, तब से लेके अब तक देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जो उत्साह और जिस तरीके से 15 अगस्त मनाया जाता था उसमें कमी आई है। पहले हुआ ये करता था कि एक सप्ताह पहले से ही लगने लगता था कि कोई त्यौहार आने वाला है, हर तरफ 15 अगस्त की धूम होती थी। अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें लग ही नहीं रहा है कि कोई त्यौहार है जी। कुछ नहीं मार, कल 15 अगस्त है, कोई चहल पहल नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं है नहीं। लेकिन जिस उत्साह से मनाया जाना चाहिए उसी उत्साह से 15 अगस्त लग नहीं रहा। लोगों में उत्साह होना चाहिए। ये हिंदुस्तान के लोगों में और ख़ास तौर से जो नौजवान हैं, पिछला इतिहास पढ़ते हैं तो उनके धमनियों में खून के प्रवाह को तेज करने का काम करता है। लेकिन उसको बहुत सामान्य तरीके से मनाया जाए ये उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार की सारी ताकत, सारा फोकस G20 पर है। आप सब जानते हैं G20 क्या है। एक साल के लिए टर्न बाई टर्न, बारी बारी से जो भी मेंबर हैं उसके अध्यक्ष बनते हैं। कोई एक हमारा कोई उपलब्धि तो है नहीं। तो आप 15 अगस्त को साइडलाइन एक तरीके से करके या उसको नज़रअंदाज करके या उसमें कोई इंटरेस्ट जैसे नहीं रह गया किसी का और सारी चीज़ें G20 के लिए की जाए, ये भी उचित नहीं लगती। आप करिए उसको, आपके मेहमान देश आएंगे, उनका स्वागत कीजिए, जितना कर सकते हो करिए। लेकिन 15 अगस्त तो नंबर 1 पर रहना ही चाहिए सबके मन में जी। वैसा लग नहीं रहा है। प्रधानमंत्री तो हर ऐसे ही चलता आ रहा है तिरंगा, वो तो सब आदमी चलाते हैं। ऐसा कौन सा, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे सत्ता पार्टी हो, तिरंगा तो लगाते ही। हर घर पे तिरंगा फहराते हैं, हर जगह लोग 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे। जाने कब से फहरा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं जी। एक सवाल कपिल सिब्बल कह रहे हैं, वैसे ये कहते हैं बीजेपी औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करेंगे, लेकिन ये जो कानून इस तरीके से ला रहे हैं वो किसका उदाहरण है? देखिए, जब जनता ने एक बार नहीं दिल्ली में कई बार आपको भारी बहुमत से जिताया है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लगभग शून्य पर पहुंचा दिया, तो लोगों के मन में तो यही है कि बिल लाकर ये लोग जनता की जो आकांक्षा है उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। जब जनता ने उनको भेजा है तो उनको शासन करने दीजिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि जो जनता ने चुन के भेजा है वो राज्य करे। हिंदुस्तान में मोदी जी कर रहे, राज्य नहीं कर रहे, कौन हस्तक्षेप कर रहा है? वो है जनता की आकांक्षा है, जनता की इच्छा है, पब्लिक बिल है ये कि वो शासन करें, वो कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ने छोटे से उसमें जो फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत अगर केजरीवाल जी को शासन करने का मौका दिया है, वो भी इतना स्पष्ट, इतना स्वयं केंद्र सरकार को नहीं, इससे ज़्यादा, फिर भी प्रॉक्सी से अपनी सरकार चलाएं, ये किसी के गले से नीचे उतरती नहीं। बीजेपी के भी ज़्यादा तो लोग मानते हैं कि गलत है, लेकिन कह नहीं सकते जी। एक सवाल, ये कहना उचित नहीं है कांग्रेस ने नहीं किया। हिंदुस्तान को आधुनिकता की रास्ते पर ले जाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। चाहे वो डैम हो बड़े बड़े, भाखड़ा नांगल जैसे, भिलाई जैसा स्टील प्लांट हो, IITs हों, IIMs हों, एम्स हों, ये किसके बनाए हुए हैं? जवाहरलाल जी की। तो ये कहना गलत है। हाँ, ये है कि तब हमारे पास संसाधन नहीं थे उतने। उन सीमित संसाधनों में भी जो कांग्रेस ने किया वो बहुत अच्छा था। उसी की नींव पर तो आगे ईंट रख रहे जो भी रख रहे।